गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना वीडियो चल रहा था जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिड क्या होते हैं, सेलेनोइड क्या स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जो क्रोमेटिन होते हैं, जो क्रोमेटिन का ये जाल होता है, ये हम देखते हैं कि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है हेटेरो क्रोमेटिन और दूसरा कौन सा होता है? यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। अब देखिए स्टूडेंट, ये हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन क्या होते हैं। हमें पता है कि कोई भी क्रोमोसोम के अंदर, ये कोई क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए की पैकेजिंग होती है। डीएनए पैकेजिंग इस प्रकार से डीएनए पैकेजिंग होती है। तो इसके अंदर देखते हैं कि कुछ तो इसमें डार्क भाग दिखाई दे रहा है और कुछ किसी में क्या दे रहा है? लाइट भाग इसका दिखाई दे रहा है। जो डार्क भाग, इसका जो टीलोमियर है, टीलोमियर, और ये इसका क्या है? सेंट्रोमियर। टीलोमियर और सेंट्रोमियर। टीलोमियर और सेंट्रोमियर का भाग हम देखते हैं कि बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ क्या है कि यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि डीएनए की जो पैकेजिंग है वो बहुत ही डेंसली होगी, यानी कि जो डीएनए की पैकेजिंग इसमें हुई है वो बहुत ही सघन रूप से हुई है। और सघन रूप से पैकेजिंग होने के कारण जब हम इसे स्टैन करते हैं तो हमें ये डार्क स्टैन के रूप में प्राप्त होता है। और जबकि इसका ये भाग जो हमें लाइट दिखाई दे रहा है, इससे अर्थ ये है कि ये हम स्टैनिंग करते हैं तो ये स्टैनिंग लाइट दिखाई देती है। और लाइट स्टैनिंग का रीज़न ये रहा होगा कि यहाँ पर जो डीएनए की पैकेजिंग हो रही होती है वो डीएनए की पैकेजिंग इतनी डेंसली नहीं होती है, लूज डेंसली होती है, अर्थात सघन रूप से पैकेजिंग नहीं होती है। और इसी के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। जो सघन रूप से डीएनए की जहाँ पैकेजिंग हुई है उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और जहाँ पर लाइट रूप से जो स्टैनिंग होती है, अर्थात डीएनए पैकेजिंग इतनी सघन नहीं होती है, लूज डेंसली पैकेजिंग होती है, इसलिए लूज डेंसली पैक्ड होने के कारण इस प्रकार की स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर फिर अंतर क्या है। देखिए, यू क्रोमेटिन के अंदर क्या होते हैं? अभी बताया था कि जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो क्या होती है? डेंसली होती है। कैसी होती है? डेंसली, यानी कि सघन होती है। कैसी पैकेजिंग होती है? सघन पैकेजिंग होती है। दूसरी यू क्रोमेटिन देखिए कि इसके अंदर ये देखा गया है कि जो डेंसली पैक्ड डीएनए होता है इसके अंदर ए और टी की क्या पाई जाती है? अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? रिच किसका होता है? ए और टी की इसमें अधिकता होती है। अब एक बात बताइए कि हमने ये पढ़ा है कि डीएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आगे ट्रांसलेशन प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन के द्वारा अनेक स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम होता है, वो होता है आरएनए पॉलीमेरेज। कौन सा एंजाइम होता है?
आरएनए पॉलीमरेज। हमें पता है कि जब डीएनए किसी भी प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है भाई? उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। अब देखिएगा, जहाँ पर डीएनए सघन रूप से पैक्ड है, यानी कि एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यदि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम गमन करेंगे तो वहाँ पर हमें गमन करने में बहुत ही असुविधा होगी, या कोई भीड़ भाड़ वाला कोई द्वार है और उसके अंदर जैसे प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने में हमें ज़्यादा दिक्कत होती है या नहीं होती है। उसी प्रकार से ये है, ये कोई एक भीड़ भाड़ वाला यानी कि डेंसली पैक्ड डीएनए है। तो डेंसली पैक्ड डीएनए होने के कारण, भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो ये डीएनए जो होगा वो किसी भी प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा, इसलिए ये अनएक्टिव होता है। कैसा होता है? अनएक्टिव होता है। ठीक है, अनएक्टिव किस रूप से होता है? जेनेटिकली रूप से होता है, यानी कि आनुवांशिकी रूप से क्या होता है? अनएक्टिव होता है। तो स्टूडेंट, ये तो बात थी हेटेरोक्रोमेटिन की। अब हम बात कर लेते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इससे थोड़ा उल्टा होता है। एक बात और देख लीजिए कि जब इसे हम स्टेन करते हैं तो ये स्टेनिंग कैसी होती है? इसकी स्टेनिंग होती है डार्क स्टेन होता है। अब हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं तो यूक्रोमेटिन के अंदर ये उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा? कि यहाँ पर जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो सघन नहीं होती है। सघन नहीं होती है यानी कि ढीले ढाले डीएनए बंधे होते हैं, इसलिए लूज डेंसली होते हैं। कैसे होते हैं? लूज डेंसली, इतने सघन नहीं होते हैं। और हम देखते हैं कि जो यूक्रोमेटिन वाला भाग होता है इसमें जी और सी की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। तीसरी बात देखते हैं कि ये लूज पैक्ड होने के कारण जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इससे आसानी से जुड़ सकता है, अर्थात ये भाग किसमें भाग लेता है? इसका ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। और ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेने के कारण ये क्या होता है? एक्टिव होता है। एक्टिव किस रूप में होता है? जेनेटिकली रूप से एक्टिव होता है। अर्थात हम कहते हैं कि यूक्रोमेटिन जेनेटिकल रूप से एक्टिव होता है। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि वह भाग जो डार्क स्टेन होता है, डार्क स्टेन भाग में क्या होता है कि जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो बहुत ही डेंसली होती है। कैसी होती है डीएनए की पैकेजिंग? डेंसली डीएनए पैकेजिंग होती है, जिसके कारण जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके ऊपर जुड़ नहीं सकता है, और जुड़ नहीं सकता है तो ये भाग ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा, इसलिए ये क्या होता है? जेनेटिकली रूप से अनएक्टिव होता है। इसी प्रकार से यूक्रोमेटिन की बात कर लेते हैं। यूप्रोटीन क्या होते हैं? ढीले बंधे हुए जो डीएनए के अणु होते हैं, अर्थात ढीले बंधे होने के कारण इसमें आरएनए पॉलीमरेज आसानी से जुड़ सकता है। आरएनए पॉलीमरेज जब आसानी से जुड़ेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, और ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा तो क्या होगा? जेनेटिकली रूप से एक्टिव होगा। स्टूडेंट, अब तक हमने जो बात की थी वो बात की थी हम डीएनए के जीवन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना लेते हैं आरएनए की लाइफ, आरएनए के जीवन के बारे में। अब आरएनए के जीवन के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं आरएनए। सबसे पहले देखिए डीएनए क्या था? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड था या नहीं था? अब आरएनए क्या है? आरएनए का अर्थ क्या है? आरएनए का अर्थ होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, अर्थात इसके अंदर जो शुगर होती है वो शुगर कौन सी होती है? शुगर होती है राइबोस।
और राइबोज शुगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके सेकंड नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा होगा, OH समूह जुड़ा होगा। अर्थात इस आरएनए के अंदर जो सेकंड नंबर कार्बन है उस पर OH जुड़ा होता है, अर्थात इसमें OH ग्रुप की क्या होती है, अधिकता होती है, इसीलिए हम आरएनए कहा जाता है। अब देखिए आरएनए के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए संभवतः 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है जेनेटिक्स आरएनए और दूसरा कौन सा होता है, नॉन जेनेटिक्स आरएनए। जेनेटिक्स आरएनए अर्थात ऐसा आरएनए जो आनुवांशिकी रूप से किसी जीव के अंदर मौजूद होता है, इस प्रकार के आरएनए को आनुवांशिकी आरएनए कहा जाता है। हमने देखा है कि सामान्यतः जीवों के अंदर जो आनुवांशिकी सूचना का वहन करता है वह डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके अंदर ये जो आनुवांशिकी जो सूचनाएं हैं, आनुवांशिकी तंत्र है, वो आरएनए का बना होता है। ऐसे कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ऐसे होते हैं ज़्यादातर आपने जो प्लांट वायरस होते हैं, मैनी प्लांट वायरस, मैनी प्लांट वायरस किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। मैनी प्लांट वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? आरएनए होता है। इसके अलावा कुछ जंतु वायरस, फ्यू एनिमल वायरस, फ्यू एनिमल वायरस, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? जेनेटिकली पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर। बैक्टीरियोफेज के अंदर भी आनुवांशिकी पदार्थ क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। दूसरे प्रकार का आरएनए होता है वह होता है नॉन जेनेटिक्स आरएनए। नॉन जेनेटिक्स आरएनए, नॉन जेनेटिक्स आरएनए कौन से होते हैं? नॉन जेनेटिक्स आरएनए, नॉन जेनेटिक्स आरएनए वे आरएनए होते हैं जो कहाँ उत्पन्न होते हैं? जहाँ डीएनए टेम्पलेट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? डीएनए टेम्पलेट का कार्य करता है। यानी कि डीएनए टेम्पलेट का कार्य करता है, और जब डीएनए टेम्पलेट का कार्य करता है तो यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। और जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये 3 प्रकार के आरएनए बनते हैं। 3 प्रकार के आरएनए कौन से बनते हैं? एक तो बनता है एमआरएनए, दूसरा बनता है टीआरएनए और तीसरा बनता है आरएनए। और ये तीनों प्रकार के आरएनए कैसे होते हैं? ये नॉन जेनेटिकली आरएनए कहलाते हैं। और इन आरएनए की ये जो आरएनए बनते हैं वो किस रूप से बनते हैं? डीएनए टेम्पलेट के रूप में बनते हैं। तो ये आरएनए किसी सेल्स के अंदर कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? देखिएगा, ये नॉन जेनेटिकली आरएनए किसी सेल के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद है हो सकते हैं। ये इनकी जो ऑक्यूरेंस होती है वो कहाँ कहाँ होती है? मेनली ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियोलस में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्या पाया जाता है? स्वयं का डीएनए होता है। इनके अंदर भी ये आरएनए जुड़े हुए पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमआरएनए की। किसकी बात कर लेते हैं? एमआरएनए की।
देखिए mRNA क्या है। mRNA कौन सा RNA है? mRNA। M का अर्थ होता है मैसेंजर। M का अर्थ क्या होता है? मैसेंजर। ये किस प्रकार का RNA है? मैसेंजर RNA है। ये कोई सेल है, सेल के अंदर ये कोई न्यूक्लियस है सेल का, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर ये DNA पाया जाता है। ये mRNA जो बनता है इस DNA के ट्रांसक्रिप्शंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? DNA ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है। और DNA ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनने के बाद ये कहाँ आ जाता है? ये आ जाता है साइटोप्लाज्म में। किस में आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। अब देखिएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाता है और हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर और होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम। DNA ट्रांसक्रिप्शन के रूप में क्या करता है कि mRNA का निर्माण करता है, यानी कि अपना संदेश वो कहाँ भेजना चाहता है? DNA अपना संदेश साइटोप्लाज्म में भेजना जाता है, और ये संदेश किसके रूप में आएगा? इस mRNA के रूप में आएगा। और जो DNA अपना संदेश भेजता है, हम देखते हैं कि पहले कि जो संदेश भेजता है वो किसके रूप में भेजता है? छोटी छोटी इकाइयों के रूप में भेजता है, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में। और इन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? इन इकाइयों को हम कहते हैं कोडोन। क्या कहते हैं? कोडोन। तो ये तो था mRNA। और mRNA टोटल RNA का कितना परसेंट पाया जाता है? 5% पाया जाता है। यानी कि सबसे कम मात्रा में जो पाए जाने वाला RNA होता है वह कौन सा होता है? mRNA होता है। बाकी mRNA के बारे में हम आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में संपूर्ण बात करेंगे। दूसरा RNA देखिए, दूसरा RNA हम बात कर लेते हैं tRNA की। सेकंड RNA कौन सा है? सेकंड RNA है tRNA। tRNA टोटल RNA का 15% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 15%। tRNA को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर RNA भी कहा जाता है। tRNA को T से ऐसे मान लीजिए टीनी RNA, यानी कि यह सबसे स्मॉलेस्ट RNA होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा RNA कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो RNA होता है वह tRNA होता है। सबसे छोटा RNA कौन सा है? tRNA। इसका और नाम देख लीजिए, क्या क्या नाम है? tRNA को हम सोल्यूबल RNA भी कहा जाता है। tRNA को अडेप्टर RNA भी कहा जाता है। अब tRNA करता क्या है? tRNA किसी भी सेल्स के अंदर जो DNA अपना मैसेज भेजेगा, तो मैसेज जो राइबोसोम उस मैसेज से क्या निर्माण करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। और ये एमिनो एसिड्स कहाँ पड़े रहते हैं? साइटोप्लाज्म में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म में। यानी कि साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड पिक करने का कार्य कौन करेगा? और पिक करके कहाँ जोड़ेगा? इस राइबोसोम पर जोड़ेगा। तो पिक करने का कार्य कौन करेगा? पिक करने का कार्य या ट्रांसफ़र करने का कार्य कौन करेगा?
टीआरएनए करेगा। तो टीआरएनए 15% पाया जाता है, इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, ये सोलेबल आरएनए भी होता है, इसे एडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है या एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है। एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है। ठीक है, इसका थर्ड आरएनए, तीसरा आरएनए कौन सा है वो बात कर लेते हैं हम। आरएनए की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। कौन सा आरएनए कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कुल आरएनए का 80% होता है। हमें पता है कि सेल्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में राइबोसोम की 2 इकाइयाँ होती है, यानी कि 70S होता है। ये कितना होता है? 70S, यानी कि 50S इकाई ये, और इसके नीचे छोटी वाली कितनी होती है? 30S इकाई होती है। तो इस इकाई के अंदर क्या जुड़े रहते हैं? यहाँ पर ये आरएनए जुड़े रहते हैं। ये आरएनए होता है 23 आरएनए, ये होता है 5 आरएनए, ये होता है 16S लगाते जाना आगे, 23S 16S आरएनए। और यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर 8 की संख्या ध्यान में रखना। कितनी संख्या ध्यान में रखना है? 8 की। अर्थात ये होता है 80S, जो 2 बड़ी उप इकाई 60S, छोटी 40S। ठीक है, 8 का यानी कि 28 आरएनए, 28S आरएनए, 5S आरएनए। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि बात रखना 8 की, यानी कि 28S आरएनए और फिर इसमें 5 आ गया, तो कोई बात नहीं अभी। यानी कि ये बोलता है कि मेरे को तो बात की थी कि आपने 8 की संख्या देंगे, लेकिन 5 दे दिया। तो 5 दे दिया तो नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। एक और दे दो, 5.8S आरएनए, और नीचे वाला कौन सा दे दो? 18S आरएनए। यानी कि यूकैरियोटिक के अंदर जो 80S आरएनए पाया जाता है, उसके अंदर यानी कि जो बड़ी इकाई होती है उसमें 28S आरएनए, 5S आरएनए और 5.8S आरएनए, जबकि छोटी इकाई के अंदर जो 40S की होती है उसमें 18S आरएनए पाया जाता है।